BMCVTC हिंदी इस चैनल के वीडियो देखने के बाद हमें क्या करना है? बहुत आसान सी बात है बच्चों। हमें सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और उसमें कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिसका वीडियो आपने अभी देखा है और उसे हल करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो से संबंधित अपने मत व्यक्त कीजिए। गूगल फॉर्म द्वारा एक छोटा सा लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करिए और उसमें एंट्री करिए। और अंत में जाते जाते हमें इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो है ना आसान सा काम? चलिए देखते हैं अपना वीडियो। हेलो बच्चों, आप सभी का इस वर्चुअल क्लासरूम में एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम फिर से अपना एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि कक्षा 8वीं से है और 8वीं में हमारा आज का विषय है गणित। गणित विषय में हमारा जो लेसन होगा वह होगा आपके पाठ्य पुस्तक में लेसन नंबर 6 बैजिक राशियों के गुणनखंड। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। चलिए शुरू करेंगे हमारा आज का नया टॉपिक। तो इसके पहले के लेसन में बच्चों आपने देखा होगा ना, इसका पहले का लेसन आपको याद आ रहा है? लेसन नंबर 5वां हमने जो देखा था विस्तार सूत्र बैजिक राशियों का, उसमें हमने कुछ विस्तार जाना था, योग और अंतर का विस्तार, और जो कि a+b a-b था, दो राशियों के पहले पद का विस्तार, पहले पद का वर्ग ऋण दूसरे पद का वर्ग, ये हमने पहले सीखा है इसके पहले वाले लेसन में। उसके बाद हमने एक नया विस्तार देखा था जो कि दो भिन्न पदों का गुणन था, जिसमें चरांक फिक्स था और जो दो अलग पद थे a और b, x+a x+b। इस रूप के विस्तार को हमने देखा था कि पहले पद का वर्ग यानी चरांक का वर्ग हो गया और दोनों गुणांक का गुणनफल और फिर उसमें उस चरांक का गुणनफल, दोनों गुणांक का योगफल और फिर चरांक से गुणनफल धन a और b का गुणनफल यानी दोनों जो पद हैं उसका गुणनफल। एक बार योग एक बार गुणा, ये ध्यान रखना है सीक्वेंस। बीच के पद में जोड़ है, योग है, और तीसरे पद में उसका गुणनफल है। यह इसका विस्तार था, यानी गुणनखंड रूप का हमने विस्तार रूप देखा पिछले लेसन में। आज हमें क्या देखना है? आज हमें विस्तार को गुणनखंड में बदलना जानना है, समझना है। तो पहले हम जानेंगे वर्ग त्रिपद के गुणनखंड को, ध्यान से समझेंगे। फैक्टर्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। तो गुणनखंड रूप में जाना है हमें आज विस्तारित रूप से। तो वर्ग त्रिपद मतलब ऐसे बैजिक राशि बहुपद जिसमें 3 पद हों, और वर्ग का मतलब उस बहुपद की घात 2 हो। तो 2 घात वाले बहुपद जिसमें 3 पद हो वह वर्ग त्रिपद होता है। अभी हमने जो सीखा है पहले उस पर जानते हैं, उसी से हम चलेंगे अपने टॉपिक की ओर। हमने जाना है x+a गुणे x+b बराबर होता है x का स्क्वायर और a b का योग गुणे x और फिर a b का गुणनफल, यानी एक बार a+b है बीच में और अंत में a गुणे b है। इसको हम अगर रिवर्स करें, पक्ष बदल दिया हमने, पक्षांतर कर दिया,
तो हमें क्या मिल रहा है, x का वर्ग धन a प्लस बी गुणे x धन ए बी बराबर हो गया x प्लस ए एक्स प्लस बी, और जो x प्लस ए एक्स प्लस बी है वह गुणनखंड रूप हो गया। अब अगर a और b के बदले p और q हो तो गुणनखंड हो जाएगा x प्लस पी एक्स प्लस क्यू, यानी योग पी क्यू का योग है, पी क्यू का गुणनखंड है, तो गुणनखंड में x प्लस पी एक्स प्लस क्यू हो जाएगा। और उदाहरण द्वारा समझते हैं, अगर a के बदले 2, b के बदले 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3x प्लस 2 इंटू 3, तो 2 और 3 का योग और 2 और 3 का ही गुणन हो तो विस्तार इसका गुणनखंड रूप हो जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 3। तो इस तरह से विस्तार अगर दिया गया है त्रिपद का तो हम उसे गुणनखंड रूप में बदल सकते हैं। अगर ये वर्ग त्रिपद है तो आगे हम सीखेंगे इसको। तो ये 2 प्लस 3 का मतलब हुआ 5x, तो वर्ग त्रिपद इस रूप में लिखा होगा हमेशा, यानी 3 पद होंगे, पहले x की घात 2 है, उसके बाद x बीच में है और उसके बाद अंत में एक गुणांक है। तो 5x दिया है बीच में और 6 अंत में दिया है, और हमें पहचानना है कि इसका गुणनखंड क्या होगा। तो हमने जाना ऊपर ही कि इसका गुणनखंड x प्लस 2 एक्स प्लस 3 होगा। तो हम कैसे इसको अनुमान लगाएंगे, पहले हम मौखिक कुछ कोशिश करेंगे ऐसे प्रश्नों को समझने की कि कैसे गुणनखंड उसका निकलता है, कौन सी संख्या हमारे दिमाग में आनी चाहिए, कैसे उसको प्राप्त करेंगे। तो गुणनखंड रूप हमें पता लगाना है विस्तारित रूप से। तो विस्तारित रूप दिया गया होगा और गुणनखंड रूप में लिखना है। तो अभी हमने देखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड रूप था x प्लस 2 एक्स प्लस 3। ये कैसे पता चलता है, तो इसका तरीका समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। आज हम इसको समझेंगे कैसे ये प्राप्त होता है गुणनखंड। तो इसका जो तीसरा पद है वह है 6, तो तीसरे पद और इसका जो बीच का पद है गुणांक वह है 5। तो यही दो मदद करेंगे हमें गुणनखंड रूप ज्ञात करने के लिए। तो 6 जो है वह तीसरा पद वह गुणा करने पे आना चाहिए, क्योंकि हमने देखा विस्तार में x प्लस ए एक्स प्लस बी, लास्ट में ए बी था, तो ये ए बी के बदले 6 है यहाँ पर, तो गुणा करने पर 6 आना चाहिए, और बीच में था a प्लस बी हमारे उस सूत्र में, तो यहाँ जोड़ने पर 5 आना चाहिए। यही दो मदद करेंगे हमें। तो देखेंगे यहाँ पर, तो 2 और 3 जो उत्तर है हमारा वही यहाँ पर कैसे मिल रहा है, क्या संबंध है। तो 6 मिलता है 2 और 3 का गुणा करने पर, और 5 मिलता है 2 और 3 को जोड़ने पर। यानी ऐसी दो संख्या जिसका गुणा करने पर और जिसका योग करने पर हमारे प्रश्न के गुणांक मिल जाएं, तो वही दोनों संख्याएं गुणनखंड में आएंगे। तो 6 2 गुणे 3 से मिलता है और 5 2 धन 3 से मिलता है, इसलिए गुणनखंड में 2 और 3 आया है। और एक उदाहरण देखते हैं। तो गुणा के रूप में जो संख्या है पहले उसको प्राप्त करेंगे, वह मिल गया, तब हम फिर योग के रूप में जो बीच वाला पद है उस पर चलेंगे। यही दोनों हमारी सहायता करेंगे गुणनखंड रूप प्राप्त करने के लिए। तो बहुपद में 3 पद हैं, आप देख रहे हैं, इसलिए त्रिपद है, 1 2 और 3 पद। ओके, और इसकी घात जो है 2 है, अधिकतम देख रहे हैं घात 2 है, इसलिए वर्ग बहुपद है। इसलिए इसका नाम क्या होगा, जैसा कि आपके पुस्तक में हेडिंग है, बहुपद की घात 2 देख रहे हैं हम, तो इस बहुपद का नाम हुआ वर्ग त्रिपद। 3 पद है इसलिए त्रिपद, वर्ग क्योंकि घात 2 है बहुपद की, तो ये वर्ग त्रिपद है, और इसका गुणनखंड रूप हम देख रहे हैं।
चलिए पहले हम मौखिक प्रयास करेंगे, फिर इसको हल कैसे करते हैं लिखित रूप में जानेंगे। तो एक उदाहरण है x² + 6x + 9 बराबर। अब यहाँ देखते हैं तीसरा पद क्या है। अब हमें पता लगाना है गुणनखंड में कौन कौन से संख्या आएगी। तो शुरुआत करेंगे, 3 इसका उत्तर है, लेकिन हम चेक कर लेते हैं कैसे आता है। 9 है, गुणा करने पर 9 आना चाहिए तीसरा पद, जोड़ने पर बीच का पद यानी 6 आना चाहिए। ऐसे दो संख्या जिनके गुणनफल 9 योगफल 6 हो, तो वो होते हैं 3 और 3। यहाँ तो लिखा हुआ है 3 और 3 का गुणा तो गुणनफल 9, 3 और 3 का योगफल 6। तो 3 और 3 वही दो संख्या है जो गुणनखंड में आएंगे। क्योंकि बीच की संख्या धन 6 है, इसलिए जोड़ने पर धन दोनों संख्या है, तो जोड़ने पर दोनों धन संख्या ही आएगी, इसलिए धन 3 और धन 3 आया है। चलिए अब यहाँ पर गुणनखंड रूप नहीं लिखा है, हमें पता लगाना है कि x के साथ क्या आएगा। तो शुरुआत कैसे करेंगे, पहले 10 लेंगे और चेक करेंगे किन दो संख्याओं का गुणनफल 10 होता है, और उसके बाद उन जोड़ी में किसका योग 7 होता है, क्योंकि बीच में 7। गुणा करने पर 10, जोड़ने पर धन 7, गुणा करने पर धन 10। चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले 10 को चेक करते हैं हम कि किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 10 आएगा। ये मौखिक या लिख कर भी अभ्यास प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उसके बाद एक बार हमें समझ में आ गया तो हमें ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम चेक करेंगे 10 तो 1 और 10 का गुणा करने पे भी 10 आता है, उसी प्रकार 2 और 5 का गुणा करने पर भी 10 आता है, और ऐसा कोई जोड़ी नहीं है। फिर आ जाएगा 5 और 2 और 10 और 1, यानी यही रिपीट हो जाएगा। तो ये दो जोड़ी मिली जिसको गुणा करने पर 10 आए, लेकिन हमें कौन सा चुनना है, जोड़ने पर 7 आना चाहिए बीच वाला पे। तो कौन सा आएगा, 2 और 5। तो हमारे लिए संख्या है 2 गुणे 5 करने पर 10 आता है, और 2 और 5 जोड़ने पर बीच वाला पद यानी 7 आता है। तो 2 और 5 हमें वो संख्या मिल गई, धन 2 धन 5। इसलिए हमारा जो गुणनखंड रूप होगा वह इस तरह से होगा, x धन 2 x धन 5। तो ये मौखिक हमने प्राप्त कर लिया। कैसे चेक किया, तो तीसरा पद का गुणनखंड निकाला और चेक किया क्या वो दूसरे पद में जो गुणांक है उसके योग के बराबर कौन सी जोड़ी होती है। चलिए अब हम इसे लिखित रूप में हल कैसे करेंगे, इक्वेशन बनाकर। तो x² + 7x + 10 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ऐसे प्रश्न है। तो हमें सीधे सीधे उत्तर तो नहीं लिखना है, हमें क्या करना होगा, पहले चेक करना होगा कि 10 किन दो संख्याओं के गुणन पे आता है। अभी हमने देखा वो आता है धन 2 और धन 5 से, और धन 2 धन 5 जोड़ने पर 7 भी आता है, यानी यही जोड़ी हमारी है। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो शुरुआत करेंगे, हमने जो बहुपद लिखा है प्रश्न में उसी को आगे बढ़ाएंगे, बराबर x²+। अब 7 को हम स्प्लिट करेंगे 5 और 2 में, जोड़ने पर 7 आना चाहिए, तो 7 को हम 5 और 2 में या 2 और 5 में बांट देंगे, क्योंकि यहाँ 2 और 5 वह संख्या हमें दिखाई दे रही है। तो 7x + 10 ये हो गया प्रश्न। उसके आगे इक्वल टू x² + 7 को हम क्या करेंगे, बांटेंगे किस में, 2 और 5 में, हो गया 7 के बराबर, हमने स्प्लिट कर दिया। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप हो जाएगा, जो 2 और 5 है उसको अलग कर देंगे, यानी 7x बराबर हो जाएगा 2x और 5x के बराबर, है ना। फिर बीच वाला जो 2 धन 5 है वो स्टेप नहीं लिखेंगे तो भी चलता है बच्चों, लेकिन समझने के लिए ज़रूरी है। हमने क्या किया, 7x को 2 और 5 में विभाजित कर दिया, 2x धन 5x हो गया। धन 10 पहले से ही है, और 10 में क्या है, 10 में 2 गुणे 5 है, ये हम मान के चलेंगे, उसको लिखने की ज़रूरत
नहीं है, 2 गुणे 5 वो है। अब आगे बढ़ें तो यहाँ पर अब ये 4 पद हो गए। उनमें पहला पद के साथ एक स्प्लिट वाला हिस्सा लेंगे और तीसरे पद के साथ एक वाला लेंगे, यानी हो जाएगा कुल 2-2 की जोड़ी। तीसरा 10 था पहले, अब वो चौथा हो गया। तो यहाँ पर 4 पद हो गए, तो 2-2 पद की जोड़ी बनाएंगे और उसमें जो कॉमन फैक्टर है सामान्य, उसको हम बाहर निकालेंगे। एक्स स्क्वायर और 2x में x कॉमन है, x को हमने निकाल लिया तो क्या बचा कोष्टक में, x की घात 2 में से एक x बाहर आ गया तो x बचा कोष्टक के अंदर, प्लस x बाहर है तो प्लस अंदर आया, 2x में से x कॉमन ले लिया तो 2 बचा। तो ये पहली जोड़ी का हो गया। दूसरा जोड़ी है 5x धन 10 ऊपर, उसमें से हमने दोनों धन है तो 5 दोनों में कॉमन है, क्योंकि यहाँ 5x है, वहाँ 5 गुणे 2 है तो 5 बाहर ले लिया। तो कोष्टक में आ गया, पहले पद में x बचा धन 10 में से 2 गुणे 5 में से हमने 5 ले लिया तो बचा क्या 2, गुणन रूप में कॉमन लिया। इसमें ज़रूरी बात अब आ गया, ये कोष्टक के दोनों पद सामान्य हैं दोनों पद में, तो उसको कॉमन ले लेंगे जो दोनों में है। x प्लस 2 दोनों में है, हमने वहाँ से ले लिया कॉमन, बचा क्या, बचा है पहले में x, दूसरे में धन 5। तो इस तरह से ये गुणनखंड रूप हो गया x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आने लगेगा बच्चों, बहुत आसान है ये, हमें केवल शुरुआत है इसलिए नया नया थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि उल्टा है ये, यह है विस्तार से गुणनखंड। तो तीसरा पद जो है इस क्रम में हम लिखने के बाद तीसरा पद का गुणनखंड, उसके बाद वो दूसरे पद के गुणांक के योग के बराबर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। चलिए थोड़ा सा अलग लेते हैं, ऋणात्मक संख्या है, ऋण 7 जो है गुणांक है बीच वाले पद का, प्लस 10 है। अब यहाँ पर शर्त क्या हो गई, शर्त यह है कि तीसरा पद तो धन 10 है, तो गुणा करने पे धन 10 आना चाहिए। तो धन 10 आने के लिए धन 2 और धन 5, और जोड़ने पर ऋण 7 आना चाहिए। क्या यहाँ पर है ऐसा, धन 2 और धन 5 तो धन 7 होता है, हमें ऋण 7 चाहिए। इसका मतलब ये जोड़ी थोड़ी गड़बड़ हुई, गुणा करने पे 10 आ रहा है लेकिन जोड़ने पर ऋण 7 नहीं आ रहा है। इसका मतलब जोड़ी ये है, ऋण 2 ऋण 5, दोनों ऋणात्मक होगी तब गुणा करने पे धन आएगा, और बीच का पद ऋणात्मक है इसलिए दोनों ऋण होना चाहिए। ये बात ध्यान में रखिए बच्चों। तीसरा पद धनात्मक है तो बीच वाला पद का जो चिन्ह है दोनों चिन्ह उसी के होंगे। बीच वाला पद ऋणात्मक है तो दोनों ऋणात्मक होगी, बीच वाला धनात्मक है तो दोनों धनात्मक होंगे। तो बीच वाला यहाँ -7 है इसलिए दोनों -2 और -5 ही हमारा सही वह संख्या होगा, सही जोड़ी होगी। तो हमारा जो प्रश्न है कुछ इस तरह से है, x स्क्वायर -7x प्लस 10। अब हमें ध्यान किस पर देना है, -7 को हमें -2 और -5 में बदलना है। तो ये स्टेप जो है वो समझने के लिए है कि प्लस -7 को हमने -2 -5 में लिख दिया, बाकी सब वैसे का वैसे ही है। ये स्टेप लिखने समझने के लिए था। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है -7x को हमें किस रूप में बदलना है, -2x ऋण -5x, ये -7 के बराबर हो गया, धन 10 आएगा। तो ये तीसरा स्टेप जो है वो इम्पॉर्टेंट है, दूसरे स्टेप की ज़रूरत समझने के लिए है। तो हमने -7 को -2 -7 में -5 में बदल दिया, और -2 और -5 का गुणनफल धन 10 आता ही है, वो लिखा ही गया है। अब जोड़ी बना देंगे इस तरह से, पहला 2 और आखिरी 2। कॉमन फैक्टर लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है, कॉमन है दोनों में x, धन x, तो x स्क्वायर में से x बचा और -2x में से -2 बचा, वो कोष्टक में आ गया। अब यहाँ पर ज़रूरी फैक्टर क्या है, x -5x है, और पहले आपने देखा कॉमन लेने पर कोष्टक में धन x है, इसलिए यहाँ पर धन आना चाहिए।
उसके लिए ऋण 5 को कॉमन ले लेंगे, ऋणात्मक संख्या कॉमन लेंगे, -5, तो अंदर धन x बचेगा और हमें धन x ही चाहिए क्योंकि नीचे जितने कोष्ठक में जो संख्या आएगी, पद आएंगे, वो एक जैसे होने चाहिए। इसलिए हमने -5 कॉमन लिया ताकि x धनात्मक कॉमन आए। अब कोष्ठक में क्या आएगा? दूसरा धन 10 में से ऋण 5 आ गया, क्योंकि धन 10 क्या है? ये ऋण 5 गुणे ऋण 2 है, उसमें से ऋण 5 कॉमन आ गया तो -2 बचेगा। कोष्ठक के बाहर ऋणात्मक संख्या अगर लेते हैं तो अंदर कोष्ठक में चिन्ह अलग अलग आएंगे। तो ऋण आ गया, धन 10 का ऋण 2 बचा। तो अब कोष्ठक में दोनों पद जो हैं समान हो गए। तो समान होने पर क्या करते हैं? उसको कॉमन लेते हैं। तो x-2 यहाँ पर कॉमन हो गया और जो बच गया उसको अलग कोष्ठक में लिखेंगे। तो पहले में है x बचा और दूसरे में है -5 बचा। यह भी एक कोष्ठक में आ गया और यह हो गया x² - 7x + 10 का गुणनखंड रूप। अब चलते हैं प्रश्न संग्रह 6.1 पेज नंबर 30 पर। आपके पुस्तक में एक प्रश्न है, उसको भी इसी तरह हल करते हैं। x² + 9x + 18। तो हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए? सबसे पहले तीसरा पद +18 पर। इसको ऐसे गुणनखंडों में बांटना है कि गुणा करने पर धन 18 आए और जोड़ने पर धन 9 आए। तो धन 9 का मतलब दोनों पद धनात्मक होंगे। तो जोड़ी कौन सी होगी? 9 दूनी 18। क्या ये सही जोड़ी है? जोड़ने पर 9 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने पर तो यहाँ 11 आ गया, गलत हुआ। और कौन सी जोड़ी है? 3 और 6, 3 6 18 और जोड़ने पर आएगा 3 और 6 9। इसका मतलब यही सही जोड़ी है, धन 3 धन 6। तब हम क्या करेंगे? प्रश्न को लिखेंगे बराबर बीच वाला पद 9x को हम बांट देंगे 3 और 6 में, 3x धन 6x और अंत में 18। तो ये कोष्ठक लगाना जरूर नहीं था, लेकिन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 9x को बांटा हमने 3 और 6 के रूप में। तो सरल रूप कर देंगे x² + 3x + 6x + 18। तो बीच वाले पद को बांटने के लिए 18 का गुणनखंड करना पड़ता है। अब जोड़ी जोड़ी बनाकर कॉमन निकालेंगे। कॉमन x बच गया कि x + 3x में से x निकला तो x बचा, 3 बचा। और उसके बाद सब धनात्मक है तो 6 कॉमन आएगा, क्योंकि 6 और 18 में 6 है, 6 3 18, 6 कॉमन आ गया। बचेगा x 6 के साथ, और 18 में से 6 कॉमन हुआ तो 6 3 18 यानी 3 बच गया। और ध्यान देने वाली बात है, दोनों कोष्ठक के पद समान होने चाहिए। अगर समान नहीं हो रहे हैं तो आपने कॉमन लेने में कहीं मिस्टेक किया, ये बात ध्यान रखिए। अब कॉमन फैक्टर हो गया x + 3 और बचा हुआ पद x धन 6। तो ये हो गया गुणनखंड रूप किसका? x² + 9x + 18 का। है ना बच्चों? आसान लग रहा है अभी? तो आज हमने क्या सीखा? ध्यान रखिए हमने कैसे सीखा। हमने सीखा आज कि वर्ग त्रिपद का गुणनखंड निकाला, लेकिन किस तरह के गुणनखंड थे वो, किस पद के थे? जिसके वर्ग चरांक का गुणांक 1 था, जैसे x² + 9x + 18 अभी जो हमने देखा। इसमें खास बात क्या थी? इसका जो वर्ग पद है ये x की घात 2, उसका गुणांक 1 ही है। तो ऐसे दैविक राशि का हमने अभी गुणनखंड निकाला, वर्ग पद का गुणांक 1 था। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। यदि वर्ग त्रिपद के वर्ग चरांक का गुणांक 1 न हो तो क्या करेंगे? उदाहरण के तौर पर ऐसा न हो अगर, और जो वर्ग पद है उसका गुणांक 1 के बजाय कुछ और संख्या हो, यहाँ 3 है, तो क्या हम उसी तरीके से करेंगे? क्या हम 8 का ही गुणनखंड निकालेंगे कि गुणा करने पर 8 और जोड़ने पर 11 आए? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे।
हमें 8 का गुणनखंड नहीं निकालना है, तो हमें किसका गुणनखंड निकालना पड़ेगा, यह हम आज नहीं जानेंगे। आज आपने जो सीखा है, एक वर्गपद का एक गुणांक है, उसका कैसे निकाला, उसका प्रैक्टिस कीजिए। एक बार ये प्रैक्टिस हो गया, आपको ये आ गया, तो फिर मैं अगला स्टेप क्या है वह बताऊंगा। तो आज का लेसन यहीं तक। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।